आज हम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे हम बार बोल रहे थे कि आर ओम रेजिस्टेंस में से आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट अगर टी टाइम के लिए फ्लो होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और बाद में ऐसे लिख रहे थे पावर P द टाइम पीरियड ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन ये पावर को हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पावर। ये भी याद रखना इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर तो बराबर है लेकिन पावर इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। तो वर्क इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी अपॉन डिनोमिनेटर में टी कैंसिल हो गया। हम वहां पे बोल रहे थे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हम वहां पे ऐसा बोल रहे थे पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। वहां पे हम ऐसा बोल रहे थे, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? हम बार-बार वहां पे ऐसा समझते थे कि आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आर ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है, सर्टेन टाइम के लिए फ्लो होता है, तब कितनी वैल्यू की हीट एनर्जी जनरेट होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम वहां पे बोल रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एक स्पेशल इफेक्ट थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 3। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको समझने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मुझे पता है कि मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे। कोई दूसरा आदमी आपको देता है कि एक दूसरा एक रॉड देता है, अभी ये रॉड को टेस्ट करो कि ये मैग्नेट है या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं? ये रॉड को मेटालिक रॉड अभी तो पहले तो मुझे इतना ही पता है कि ये रॉड है, लेकिन इसको मैं बार मैग्नेट के करीब लेके आता हूँ तो सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर या तो सडनली एग्जैक्टली या तो सडनली रिपल्सिव फोर्स मुझे फील होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि सामने का रॉड भी मैग्नेट है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? मैग्नेट का यूज करके सामने का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको टेस्ट करना होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सोच के उनका ऑर्टर ने प्रैक्टिकल किया और ऑर्टर ने प्रैक्टिकल ऐसा किया कि यहाँ पे एक बीच में एक बैटरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे की है, की को ऑफ मोड के ऊपर रखेंगे तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। की को ऑन मोड के ऊपर रखेंगे तो सर्किट में सर्टेन वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू I है। ये फॉर्मूला के मुताबिक सर्टेन वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा। मुझे चेक करना है इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट को टेस्ट करना है, यानी कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन में कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट टाइप की कोई डिफाइनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक मिरर हो, तो ये मैग्नेटिक मिरर जैसे कि कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मैंने तुमको समझाया कि सामने का अननोन ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए सामने मैग्नेट लेके आता है। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए उसने ऐसा किया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, उसमें से आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो कर रहा है और देखा मैग्नेटिक मिरर के अंदर, तो उसके अंदर जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं किया था तब ये मैग्नेटिक मिरर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बात ये जब उसमें से सर्टेन वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तब ये मैग्नेटिक मिरर के अंदर सडनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंडक्टर की परपेंडिकुलर
क्या होगा, कंडक्टर के सराउंडिंग रीजन में कुछ फ्लूइड्स होता है। ये जो कुछ फ्लूइड्स होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब जाके ये इफेक्ट उनको दिखेगी, अदरवाइज ये इफेक्ट उनको दिखने वाली नहीं। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल का मीनिंग क्या हो, जब भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से फ्लो होता है तो सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट मैग्नेटिक नीडल के ऊपर काम करती है। इसीलिए पहले मैग्नेटिक नीडल ये डायरेक्शन में अलाइन हुई, अब वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। यानी कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन I एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तब कंडक्टर मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, अदरवाइज वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। यानी फिर से मैं सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट भी जॉब करूंगा और बाद में यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो मैग्नेटिक नीडल पहले ये डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हुई थी, अब वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगी, ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस वो अलाइन हो जाएगी। तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि जब भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब वो कंडक्टर अपने आप बाहर मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, जैसे कि यहाँ पे या तो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी या तो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हुआ होगा, इसीलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मीनिंग में मैंने लिखा रॉड इटसेल्फ बिहेव्स एज अ रॉड मींस कंडक्टर बिहेव इटसेल्फ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। कंडीशन है कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको हम वेक्टर बी से डिनोट करेंगे। हाँ, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे वैल्यू की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और डायरेक्शन की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू कितनी है, उसके लिए बायट एंड टावर दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। पहले तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन को इलेक्ट्रोडायनामिक का स्टडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो भी पूरी बेसिक सोच है वो कहाँ से मिली, हम सिर्फ आफ्टर ऑब्जर्वेशन से मिली। बेसिक सोच में क्यों बोल रहा हूँ, कंडक्टर बिहेव टू द बार मैग्नेट जैसा तो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। यानी दो अलग अलग टाइप की इफेक्ट होगी, एक मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरी इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्ट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्ट का वहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब भी करंट फ्लो होता है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो सरफेस कभी भी नहीं कर सकते। तो उनका उल्टा भी हम यहाँ सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। हाँ, होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक मॉडल का, या हम एसी जनरेटर बोलते हैं, तो एसी जनरेटर में हम एक्चुअली क्या करते हैं, मूविंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, तब जाके दो टर्मिनल के बीच में, कॉइल की दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। वो ज्यादा फिर हम आगे के चैप्टर के अंदर बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पे अभी आज डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखा रहा था कि वेक्टर बी वैल्यू की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो कितनी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो जानने के लिए बायट एंड टावर ने फिल्म दिया। उसने ऐसा एक्सप्लेन किया, मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टर, तुमको याद सोचना है इनफाइनाइट लेंथ का, यानी नीचे भी चलता जाएगा और ऊपर भी चलता जाएगा। अब इसको समझने के लिए भारत को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। भारत को अलग अलग छोटे एलिमेंट में, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, अब फोर्थ एलिमेंट।
अगर यूनिट लेंथ है इक्वल टू 1, यूनिट लेंथ है तो उसमें से हाई एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं L इक्वल टू DL की लेंथ सोच रहा हूँ तो करंट एलिमेंट कितना होगा, I इंटू DL वैल्यू का करंट एलिमेंट होगा। तो ये I इंटू DL जिसको मैं बोलूँगा करंट एलिमेंट, जो जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो करंट एलिमेंट ये होगा। तो यहाँ पे बायोट सावर ने ऐसा हमको समझाया कि जब भी कंडक्टर में से आई एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट डीएल की लेंथ में से फ्लो होता है, छोटी सी लेंथ है डीएल की लेंथ, तो स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डी इक्वल टू म्यू 0 I dl क्रॉस r कैप अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपॉन वैल्यू ऑफ वेक्टर r, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। ये जो वेक्टर r है उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर r कैप है। यहाँ पे म्यू 0 इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, जैसे इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी, जैसे कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल चार्ज की वैल्यू q1, सेकंड चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चार्ज की वैल्यू q2। अगर दोनों के बीच में r वैल्यू का डिफरेंस होता है तो मुझे पता है ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना काम करेगा, F इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। वहाँ पे मैं बोल रहा था परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, जिसको ये पूरी टर्म को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, दैट K इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन 0। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन लिखने का अभी इनकम्प्लीट है। तो F इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर, where epsilon 0 इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी चार्ज पार्टिकल को कौन से मीडियम में रखा है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम मीडियम में रखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, किसके अंदर, कौन से मीडियम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैक्यूम मीडियम के अंदर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वैक्यूम मीडियम के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है और कंडक्टर की डीएल इतनी छोटी सी लेंथ सोची है, तो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ magnetic field at a definite point at a distance vector r, कौन सा पॉइंट पूछा है मैंने कि यहाँ पे लिखा कंडक्टर से वेक्टर r कितना डिस्टेंस के ऊपर, राइट साइड के ऊपर भी 1 पॉइंट सोच सकता हूँ और लेफ्ट साइड के ऊपर भी 2 पॉइंट सोच सकता हूँ। उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर डी म्यू 0 I dl क्रॉस r कैप अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। जब भी कोई भी फिजिकल रिलेशन आता है तो यहाँ पे हमको सोचना चाहिए ये म्यू 0 इनडायरेक्टली यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि अगर वैक्यूम या एयर मीडियम है तो छोटी सी लाइन डीएल की लेंथ सोचिए तो इतनी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। सो म्यू 0 इक्वल टू मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। उसका मतलब दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि अगर दूसरा मीडियम होता तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू अलग वैल्यू हमको यहाँ पे दे सकती है। म्यू 0 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 4 बाय into 10 to -7। यूनिट भी लिखना पड़ेगा तो यूनिट डिराइव करते हैं। तो यूनिट डिराइव करने के लिए ये वाला इक्वेशन बेस है, ये वाला इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू 0 इक्वल टू dB into 4 by r स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आइडियल into r है। देखो यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा था वेक्टर रिलेशन और मैं यहाँ पर उसका यूनिट डिराइव कर रहा हूँ, तो ये जो रिलेशन है लिख रहा हूँ स्केलर रिलेशन dB इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। तो यहाँ पे dB को रिप्लेस करेंगे टेस्ला, 4 बाय यूनिट है r स्क्वायर यानी डिस्टेंस, r तो डिस्टेंस होता है, उसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, I यानी इलेक्ट्रिक करंट, उसका ऐसा यूनिट एम्पीयर, दिया यानी छोटी सी लेंथ, उसका यूनिट आएगा मीटर। तो मीटर मीटर एक बार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मुझे उसका यूनिट मिला न्यूटन का टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, ये उसका ऐसा यूनिट मिला। ये फॉर्मूला अप्लाई करके
मैं डायमेंशनल फार्मूला भी डिराइव कर सकता हूँ। कैसे? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इक्वल टू dV की डायमेंशनल फार्मूला इनटू टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। तो मीटर से यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर का इंडेक्स 1 है तो लेंथ का इंडेक्स है 1 और डिनोमिनेटर में एम्पीयर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर में ये 1 लिखा। अब यहाँ पे मुझे dV यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ये इक्वेशन बाद में ये चैप्टर के अंदर आने वाला है तो अभी तुम एक्सेप्ट करो। S इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P यानी V इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कैपिटल V इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के m1 एक्सेलरेशन उसका ऐसे इंटू द मीटर पर सेकंड पर मीटर L1 पर सेकंड पर t माइनस यहाँ पे डालो मीटर पर सेकंड L1 t माइनस 1 चार्ज q फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है चार्ज में, यानी I इक्वल टू Q बाई T फार्मूला है। यानी चार्ज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चार्ज Q इक्वल टू I डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट के लिए V1, टाइम के लिए T1, तो उसको चार्ज के लिए यहाँ पे इसको एलिमिनेट करेंगे A1 V1। यहाँ पे होगा M1 L1 T माइनस 2 और डिनोमिनेटर में T माइनस 1 T प्लस 1 यानी T इक्वल टू 0 हो गया। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे होगा L1 T1, यहाँ पे होगा M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 2। The diametrical formula of magnetic permeability of the vacuum equals to M1 L0 T minus 2 A minus 2। ये उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे कभी मैंने आप लोगों को दिखाया जब भी छोटा सा एलिमेंट dl का एलिमेंट मैं सोच रहा हूँ और उसमें से I एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो R डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर P1 या P2 सेलेक्टेड पॉइंट के ऊपर इतनी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड से इंटेंसिटी इतनी यानी कितनी वेक्टर dV इक्वल टू μ0 आइडियल प्लस r अपन 4 पाई r स्क्वायर r इक्वल टू यूनिट वेक्टर along the direction of vector r यानी r को मैं रिप्लेस करूंगा वेक्टर r अपन वैल्यू ऑफ वेक्टर। तो यहां पे उसको रिप्लेस करेंगे वेक्टर dV इक्वल टू μ0 आइडियल प्लस r इक्वल टू वेक्टर r अपन वैल्यू ऑफ वेक्टर r और डिनोमिनेटर में क्या था 4 पाई r स्क्वायर। ये टर्म है क्या है रिलेशन मुझे यहाँ पे मिलेगा वेक्टर dV इक्वल टू μ0 आइडियल प्लस वेक्टर r अपन 4 पाई r क्यूब। समझा तो ये फार्मूला को ये फार्मूला के साथ डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। यहाँ पे r लिखा है और यहाँ पे r की वेक्टर r लिखा है। अगर वेक्टर r लिखा है तो डिनोमिनेटर में r क्यूब है, अगर यूनिट वेक्टर सिंबल में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर। ये भी रिलेशन तुमको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आगे बाद में डेरिवेशन आने वाला है तो बाद में डेरिवेशन के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फिर से इसको लर्न कर लेते हैं। वेक्टर dV स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dV इक्वल टू μ0 आइडियल प्लस वेक्टर r अपन 4 पाई r क्यूब। पूरा बोलना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सिलेक्टेड पॉइंट। कौन सा सिलेक्टेड पॉइंट? आइदर पॉइंट P1 और पॉइंट P2, यानी राइट साइड के ऊपर डिस्टेंस और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर डिस्टेंस मैंने सेम सोचा है तो सेम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। किसके वैल्यू की? वेक्टर dV इक्वल टू μ0 आइडियल प्लस वेक्टर r अपॉन 4 पाई r क्यूब वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। तो ये रिलेशन कौन सा है?
वेक्टर रिलेशन, ये रिलेशन वेक्टर रिलेशन। अगर स्केलर रिलेशन मुझे चाहिए तो यहाँ पे A क्रॉस B टाइप का रिलेशन है। फॉर्मूला मुझे पता है, A क्रॉस B इक्वल वेक्टर A इनटू वेक्टर B, वैल्यू ऑफ वेक्टर A इनटू वैल्यू ऑफ वेक्टर B इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए n कैप शो रिजल्टेंट डायरेक्शन, n कैप डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिलती है। लेकिन यहाँ पे सोचेंगे इसका स्केलर रिलेशन क्या है, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द साइड, तो एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेक्टर A इनटू वैल्यू ऑफ वेक्टर B इनटू sin थीटा इनटू वैल्यू ऑफ n कैप यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 यूनिट होती है, n कैप एब्सोल्यूट ऑफ n कैप इक्वल टू 1, तो ये भी sin थीटा। सेम फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई करूंगा, आइडियल क्रॉस R A क्रॉस B इक्वल टू आइडियल इनटू R इनटू sin थीटा, where theta is measure of angle between direction of ideal and vector R। तो आइडियल की डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन आइडियल की डायरेक्शन, और वेक्टर आर की डायरेक्शन कौन सी है? एग्जैक्टली ये डायरेक्शन वेक्टर आर की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा वैल्यू का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो थीटा वैल्यू का अगर एंगल फॉर्म होता है तो एब्सोल्यूट ऑफ थीटा यानी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू आइडियल इनटू r इनटू sin थीटा अपॉन 4/r। यहाँ पे एक बार कैंसिल हो जाएगा, म्यू आइडियल इनटू sin थीटा अपॉन 4/r। तो ये फॉर्मूला हमने स्केलर रिलेशन यहाँ पे डिराइव किया। ये रिलेशन स्केलर रिलेशन है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा कि जब भी मैं छोटे एलिमेंट सोच रहा हूँ तो सिलेक्टेड पॉइंट के ऊपर कम वैल्यू की छोटी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे मिल रही है, उसका रिलेशन बार-बार मिल रहे थे dB। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि दिस कंडक्टिंग वायर इज मेड अप ऑफ मैनी एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट की लेंथ dl1, सेकंड एलिमेंट की लेंथ dl2, थर्ड एलिमेंट की लेंथ dl3, अब तो कौन हो nth एलिमेंट उसकी लेंथ dl1। तो ये कंटीन्यूअस लाइन सेगमेंट हो गया। ये जो भी मैं करंट एलिमेंट सोच रहा हूँ वो सभी करंट एलिमेंट कंटीन्यूअस करंट एलिमेंट है। डिस्क्रीट करंट एलिमेंट होगा तो उनकी समीशन से होता है करना होगा, लेकिन यहाँ पे ये सभी कंटीन्यूअस करंट एलिमेंट उसके लिए ये सभी ऐड करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन से होता है करना पड़ेगा। तो वेक्टर बी टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर ऑफ लैंडर इज गिवन बाय, वहां पर क्या समझ रहे हैं, छोटी सी लाइन है तो डीवी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, लेकिन पूरी लाइन सोचिए एंटायर कंडक्टर करने से एंटायर कंडक्टर की लेंथ कितनी है? फाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल लेंथ में से अगर आई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो करंट एलिमेंट कौन सा हुआ? आईएल करंट एलिमेंट। तो आईएल करंट एलिमेंट से आर कितने डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रेडियस होगी? वेक्टर बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू म्यू जीरो आइडियल प्लस आर वेक्टर अपॉन 4/r, म्यू जीरो आइडियल प्लस वेक्टर अपॉन 4/r। म्यू जीरो कांस्टेंट है, म्यू जीरो किसके ऊपर डिपेंड करता है? म्यू जीरो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए यहाँ पे है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम दैट इज वैक्यूम, यानी म्यू जीरो कांस्टेंट आई कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। आई कांस्टेंट आउटसाइड 4/कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dl क्रॉस r अपॉन r। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट का लॉ हो गया। जैसे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा है? f इक्वल टू a q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दूसरा f इक्वल टू g m1 अपॉन r स्क्वायर।
तो डिनोमिनेटर में इसको भी रिप्लेस करेंगे तो आर एक बार कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू जीरो आइडियल लॉस आर के अपॉन 4 बाई आर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आर स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रही है, आर स्क्वायर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रही है। इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट कम होगा। अभी तक जो भी मैंने समझाया वो स्केलर रिलेशन के बारे में यहाँ पर समझा, स्केलर रिलेशन उसकी वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में समझा। जब भी कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मिलती है। डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सोचना है, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड काम जरूर आता है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया कि ये स्केलर रिलेशन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन जानने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल यानी राइट हैंड का यूज करना है। मेंटली इमेजिन करो कि कंडक्टर तुमने राइट हैंड में होल्ड किया है, ये मान लो कंडक्टर है, तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड में इसको होल्ड किया और मान लो यहाँ पे मैं कोई एक प्लेन सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी प्लेन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पेपर या उसके अलावा कोई भी प्लेन यहाँ पे बीच में यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये प्लेन ने एक होल बना दिया और वायर बीच में से यहाँ पे ऐसे पास हो रहा है, लेकिन ये वायर को मैंने राइट हैंड में होल्ड किया था, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और राइट हैंड थंब की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैंने ये उसको होल्ड किया। ये देखो, अगर ये वाला पॉइंट सोच रहा हूँ कि ये फिंगर है, तो फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन निकाल। यानी अगर मैंने ये वाला पॉइंट सोचा है तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि अंदर जा रही है मुझे लग रहा है। ये वाला पॉइंट अगर ये वाला पॉइंट मैंने सोचा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। ये वाला पॉइंट सोचा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। देखो जैसा डिस्टेंस कम होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसा डिस्टेंस ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है।